नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें जो हमारे 3 क्वेश्चन है वही हमारे जो 2 नंबर का, 5 नंबर का और 10 नंबर का क्वेश्चन लेके आते हैं। तो इसमें आज का जो हमारा, जैसे हम 15 शब्दों में, 50 शब्दों में और 100 शब्दों में 3 जो हमारे क्वेश्चन लेके आते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है एक तो कि हमारे जो आरएस का मेंस पैटर्न है उसका भी, कि मुख्य परीक्षा में जो हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये पता चल जाता है। और साथ ही ये इकोनॉमिक्स से जो हमारा क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स में भी मतलब पेपर फर्स्ट से, तो हम ये कह सकते हैं कि पेपर जो हमारा P1 पेपर फर्स्ट से है, और इसमें भी इकोनॉमिक वाले जो पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन है। और इकोनॉमी में हम देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी से है, न कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था से। तो इंडियन इकोनॉमी के से ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि किस प्रकार आरएस की मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और हमारे एजुकेशन कैसे हैं। तो ये छोटा, यानी कि 15 शब्दों के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन है कि सरकारी बजट के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। सरकार जो बजट लेके आती है तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। क्या कुछ उद्देश्य भी होता है, ऐसे ही हर साल बजट लाया जाता है। तो उसको हमने जो यहाँ लिखने की कोशिश की है। तो आपने देखा क्या, हमने कुछ इस प्रकार लिखा कि सरकारी आय और व्यय का लेखा जोखा, मतलब सरकारी आय का लेखा जोखा है वही तो बजट है। कितना पैसा आया है, कितना गया है। हम जैसे जब भी बजट का जो अनाउंसमेंट होता है, बजट आता है, तो आप दूसरे दिन जब बजट का एनालिसिस पढ़ते हो न्यूज़पेपर में या कहीं भी, तो आपको पता ही है इस प्रकार के 2 गोल सक्रिय बना के उसमें बता दिया जाता है कि इतना % यहाँ पे खर्च हुआ, इतना यहाँ पे। तो ये बताया जाता है रुपया आया कहाँ से और रुपया गया कहाँ से, वो सब बताया जाता है। वहाँ 1 रुपये के हिसाब से अलग अलग पैसों में जो हिस्से हैं कि सरकार का जो राजस्व घाटा कितना है, इनकम कहाँ से आई, ब्याज भुगतान कितना किया, सरकार को जो इनकम कहाँ से आई, वो सब दर्शाया जाता है। तो हमने इसमें कह सकते हैं कि सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है बजट। तो एक तो दूसरा, आय का पुनर्वितरण, मतलब इनकम टैक्स कितना कहाँ से आया है, या जो सरकार को आय कहाँ से आई है और उसका पुनर्वितरण किया गया कि कहाँ दिया गया है, कितना हमें पेमेंट, मतलब बैंक जो करना है, हमें टैक्स पे करना है, या हमारा जो जहाँ से लोन ले रखा है उसका जो भुगतान करना है। तो ये सरकार के भी पता, लोन बहुत से ले रखे होते हैं तो उनको भी भरना होता है। तो जो हमारे लोन में दिया जा सकता है सरकार, तो ये कह सकते हैं कि सरकार उसका पुनर्वितरण करती है। दूसरी बात है, गरीबों मतलब अमीरों से जो इनकम आती है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, दुनिया सेठ हैं, उनसे जो इनकम आती है वो सरकार क्या करती है, गरीबों में जो है सब्सिडी के रूप में बांटती है। तो ये भी हम कह सकते, तो ये क्या होगा, आएगा पुनर्वितरण एक तरीके से। दूसरा, संसाधनों का उचित आवंटन करना, मतलब ये भी एक इसी का इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है कि भाई, जैसे मान लो झारखंड में बहुत सारी जो हमारे हैं खनिज निकलते हैं, या बहुत सारे जो यूरेनियम वगैरह जो महंगे जो खनिज है वो निकलते हैं। तो उसको हम लोग झारखंड में भी तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें चाहिए होती, तो वो वहाँ तक पहुँचाना। तो ये संसाधनों का उचित आवंटन हो गया कि भाई झारखंड हमें क्या खनिज दे रहा है, तो हमें भी झारखंड में शिक्षा है, रोजगार है, ये पहुँचाना है। साथ ही कुछ और चीज़ें हैं जो झारखंड में नहीं हो रही, वो पहुँचानी है। आर्थिक समानता लाने के लिए, आर्थिक असमानता है एक तरीके से, उसको तो दूर करना, यानी कि अमीर जो टैक्स दे रहे हैं उसको गरीबों में सब्सिडी के रूप में बांट के उनका यह सामाजिक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाना, जिससे आर्थिक समानता होगी एक तरीके से। दूसरा है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, यानी कि सरकार अपने जो आय और व्यय के माध्यम से ऐसी योजनाएं लेके आती है खास करके, तो उससे क्या है कि मुद्रास्फीति या फिर महंगाई पर नियंत्रण हो। ऐसे नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों की इनकम उतनी नहीं हो रही, तो इनकम और जो उनकी खर्च पे एक तरीके से बैलेंस बिठाने के लिए, तो ये कह सकते हैं हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। दूसरा, कर सुधार। कर सुधार का मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर सरकार ये सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए और टैक्स पे करें। तो मतलब यानी कि उनको टैक्स पे कब करेंगे, जब उनकी इनकम बढ़ेगी, तो या वो रोज़गार करेंगे या वो उद्योगपति बनेंगे। तो मतलब इस प्रकार से अगर वो बिजनेसमैन है तो वो टैक्स पे करेंगे, पढ़ लेके अच्छा रोज़गार करेंगे, अच्छी इनकम होगी, उनके पास आय आएगी, तो वो क्या होंगी, कर सुधार करके ही उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर के दायरे में लाया जा सके। फिर विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना आदि। तो विदेशी निवेश को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जा सकता है, तो इस प्रकार सरकार है, जो आप देखते हैं कि बजट में बहुत सारी योजनाएं आती हैं जिसमें यह लिखा होता है कि विदेशी अगर यहाँ निवेश करते हैं तो उनको इतना % छूट दी जाएगी, ये किया जाएगा। और साथ ही निवेश, हम निजी या घरेलू निवेश भी इसमें कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया हैं, या ऐसी जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उसमें सरकार जो योजनाएं, यानी न्यू स्टार्टअप्स कोई बिजनेस शुरू करता है तो उनको टैक्स फ्री कर देता है 3 साल तक। कोई इंस्पेक्शन, मतलब वो कह सकते हैं नहीं, इंस्पेक्शन नहीं होता है कि आपको यहाँ कोई जांच नहीं किया, नियंत्रण नहीं करती सरकार कि आप बिजनेस काम करिए। उसके बाद है जो आप जो एक तरीके से विभिन्न प्रकार के जो एनवायरमेंटल लाइसेंस होते हैं, बिजली या विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं, रुकावट आती है, उसको भी सरकार ने एकल खिड़की के माध्यम से कम कर दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आप निवेश करिए या नया प्लांट लगाइए, रोज़गार, स्वरोजगार के साथ साथ मतलब दूसरों को भी रोज़गार दीजिए। तो ये जो सुधार हो रहे हैं, इस प्रकार सरकारी बजट की ये उद्देश्य हो सकते हैं। हमने ये लिखा, अब आप बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, और आप भी बता सकते हैं अपने सुझाव, जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा ये क्वेश्चन है,
मतलब ये 5 नंबर का 50 शब्दों के लिए क्वेश्चन है कि कठोर मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति के नियंत्रण में किस प्रकार सहायक हो सकती है। आपको पता है कठोर मौद्रिक नीति क्या होती है। सबसे पहले ये समझ लें कि जब मौद्रिक नीति जारी की जाती है सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक जारी करी ये मौद्रिक नीति, तो उसमें क्या एक तो कठोर होती है, यानी कि वो रेट की जो भी दरें हैं उसकी बढ़ा देती है। दरें बढ़ा देगी, लोग लोन कम लेंगे, मार्केट में पैसा कम जाएगा, मार्केट में पैसा कम जाए तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी, यानी कि महंगाई जो चीज़ें खरीदेंगे लोग वो कम खरीदेंगे। इसी वजह से क्या नियंत्रण जो है महंगाई एक तरीके से मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। ये होती है कठोर मौद्रिक नीति, यानी कि आरबीआई मनी फ्लो को रोक देती है, मार्केट में मनी फ्लो जाने से, मतलब पैसा मार्केट में न जाए, इसलिए कठोर मौद्रिक नीति अपना देती है। और कठोर मौद्रिक नीति अपना देती है, वो पैसा सरकार के पास ही रहता है, आरबीआई के पास रहता है, बैंकों के पास रहता है, लोगों के हाथों में कम जाता है। लोगों के हाथों में जाते ही लोग खरीदेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी। इसलिए जो डिमांड और सप्लाई उसको मेंटेन करने के लिए मौद्रिक नीति जो उसको कठोर बनाना पड़ता है कभी, और कभी मृदुल यानी कि जो सॉफ्ट बनानी पड़ती है, तो कभी हार्ड और कभी सॉफ्ट जो है मौद्रिक नीति अपनानी पड़ती है। तो ये होती है कठोर मौद्रिक नीति, जैसे कि मतलब मार्केट में पैसा कम जाए और लोग कम खरीदें और कम महंगाई बढ़े। तो अब इसमें ये कह सकते हैं कठोर मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमने इसमें लिखा कि आरबीआई कठोर मौद्रिक नीति के मात्रात्मक सीआरआर, आरआर, मतलब ये कह सकते हैं जो कैश रिजर्व रेशियो है या रिवर्स रेपो रेट है, तो ये जो या रेपो रेट है, ये जो तंत्र अपना ये जो मात्रात्मक उपाय है मौद्रिक नीति के एवं चयनात्मक उपाय नैतिक दबाव साख की राशनिंग उपायों से नीतिगत दरों में वृद्धि करती है। जैसे बाजार में तरलता में कमी, तरलता मतलब मार्केट में जो पैसा जा रहा है उसमें, यानी कि एक तरीके से कमी लाने के लिए, और मुद्रास्फीति में कमी आएगी। ये मतलब एक हमने यहाँ पॉइंट बताया, यानी कि ये तो हो गए मात्रात्मक उपाय, यानी कि सीआरआर है उसको बढ़ा दिया, आरआर मतलब ये जो रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब सीआरआर ये होती है कि आरबीआई के पास जो है, मतलब हर एक बैंकों को, प्रत्येक बैंक को आरबीआई के पास यानी कि अपने पास जो कुछ धन रखना पड़ता है। तो क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं और धीरे धीरे वो खर्च हो रहे हैं, कोई लोग जमा ही नहीं करवा रहे पिछले 2 दिन से, और वो पैसे अब खत्म होने वाले, एक कोई कस्टमर आया उसको 75 करोड़ रुपए चाहिए, मतलब क्यों, क्योंकि उसने इतना बड़ा वो कोई हम कह सकते हैं करंट अकाउंट का कोई बड़ा उद्योगपति, उसको चाहिए 75 करोड़ रुपये, बैंक कहाँ से देगी। इसलिए बैंक क्या कहते हैं, अपने पास 100 करोड़ तो है ही बैंक के गले में, हम कह सकते हैं बैंक के पास में, और जो 100 करोड़ है बैंक अपने पास स्टोर रखती है। वही होता है सीआरआर, कि जब भी कोई मांगे तो उसको दे दें, बैंक दिवालिया ना हो। ऐसा नहीं हो कि पैसे लाने के लिए गए या बैंक वाला सुबह सुबह बैंक खोलते ही हम गए सब हमारे 75 करोड़ रुपए, तो बैंक वाला कहेगा अरे हमारे तो बोर्ड ही नहीं हुई, पैसे आए ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे। इसलिए ऐसा ना हो, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आरबीआई कहता है कि भाई आप सीआरआर रखो, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कैश कुछ जो है अपने पास रिजर्व रखो, अगर लोग ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए तो उनको दो। और ऐसा ही एक एसएलआर करके होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, आरबीआई कह रही है कुछ हमें भी दो, हमारे पास भी रखो, आपकी हालत ख़राब हो जाए और आप जैसी बैंकों की और किसी की हालत ख़राब हो जाए तो हम उसमें से हेल्प करेंगे आपकी कुछ। तो इस प्रकार पैसे को बहुत जगह स्टोर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बैंक अपने पास ही रखती है और फिर कस्टमर लेने के लिए आए और बैंक हाथ खड़े कर दे, तो ऐसी नई कंडीशन ना बने। इसलिए बैंक क्या कहती है कि एक तो सीआरआर रखो अपने पास, उसको बढ़ा देते हैं। तो बैंक अब मान लीजिए कोई पहले सीआरआर के रूप में कोई बैंक 500 करोड़ रुपए रखती थी अपने पास, तो जैसे ही सीआरआर आरबीआई ने बढ़ा दिया रिजर्व मौद्रिक नीति में, तो अब वो कह दे कि आपको 600 करोड़ रखना है, 550 करोड़ रखना है, तो 50 करोड़ रुपए क्या वो मार्केट में जाने से बच गए, किसके पास रहेंगे, बैंकों के पास ही रहेंगे। और ये जो रिवर्स रेट है या मतलब कह सकते रेपो रेट है, रेपो रेट वो रेट होती है जो मतलब बैंक के आरबीआई से पैसे लेती है, उसमें जो दर मतलब ब्याज लगता है वो होता है रिवर्स, मतलब यानी कि रेपो रेट। और अगर मान लीजिए कि बैंक हैं जो आरबीआई से ले रहे हैं 7.5 रुपये के इंटरेस्ट रेट से, मतलब 7.5 की, तो आगे कितने में देंगे, 8, 10, 9 जो भी उनकी, तो उसमें देंगे। अब बैंक आरबीआई जो है कहते हैं 7.5 की जगह मैं तो 8, 8.5 लूँगा, आप हैं, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, वो लोन देना पड़ेगा 9 या 10 में, यानी कि 9% की रेट से या 10% की इंटरेस्ट रेट से। अब किसी कस्टमर को 7.5 में मिल रहा था लोन 1 महीने पहले, और अभी उसको 9-10% में मिलेगा, तो वो क्या कहेगा, अभी रुको यार कुछ दिन लोन नहीं लेंगे, क्योंकि अभी बैंक के जो बैंक दरें बढ़े हुई है। इसलिए मार्केट में पैसे जाने से क्या हुआ, रुक गया। और मार्केट में पैसे जाना रोकना ही है किसके, आरबीआई के, जिससे क्या हुआ, ये कठोर मौद्रिक नीति का उपाय है। और ये पैसा रुक जाएगा तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसा जाएगा नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं, और खरीदेंगे नहीं तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई पैसे रोक के बैठ जाए और लोग खरीदे नहीं, आरबीआई कह रही एक मतलब पीरियड के मतलब एक निश्चित समय अंतराल के दौरान मतलब ऐसा किया जाए तो ठीक रहता है, जिससे सर्कुलर बना रहे। नहीं तो मार्केट में अगर यानी कि सप्लाई नहीं होगी, चीज़ें ही नहीं होगी, लोगों के पास पैसे खूब है, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, उसी चीज़ की जो 2 रुपये की चीज़ है वो 20 रुपये की हो जाएगी। तो ये इसमें हमने ऊपर वाला पक्ष दिया है। अब यहाँ हमने लिखा कि इसके अंतर्गत ये मुद्रास्फीति लाने के 2 जो है हथियार अपना देती है। तीसरी बात ये है
कि चयनात्मक उपाय, ये तो मात्रात्मक उपाय थे आरबीआई के। मौद्रिक नीति के दो पक्ष होते हैं, एक मात्रात्मक और दूसरा चयनात्मक या गुणात्मक पक्ष कहते हैं इसको। नैतिक दबाव में साख की राशनिंग करके, यानी आरबीआई कहती है कि आपने जो लोन दिए हैं, डेबिट आपके कितना एनपीए कितना है या ऐसा कुछ है, इसलिए आप लोन नहीं दे सकते कुछ समय तक, मतलब कुछ बैंकों पर रोक लगा दे। और विभिन्न हम जो है कोऑपरेटिव बैंक है उनके बारे में सुनते हैं कि आरबीआई ने उस पर रोक लगा दी कि इतने दिन तक आप लोन नहीं दे सकते या फाइनेंशियल जो बैंकिंग क्रिया है वो नहीं कर सकते कुछ दिन के लिए। तो ऐसी नैतिक जो पक्ष होता है दबाव बना सकती है आरबीआई के कुछ दिन के लिए, आपकी साख की राशनिंग ठीक है, क्रेडिट ठीक नहीं है, लोन जो है वो क्या जा रहे हैं एनपीए में बहुत जा रहे हैं। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसी परिसंपत्तियाँ जो मतलब परफॉर्म नहीं कर रही हो, गति नहीं कर रही हो, कहीं न कहीं अटकी हुई पड़ी हो, डूबत खाता जिसे हम कह सकते हैं, तो ये होता है। तो ये भी इसमें नैतिक पक्ष जो है दबाव बना के आरबीआई क्या करती है, पैसे बैंकों के पास ही रोक लेती है, अपने पास रोक लेती है, मार्केट में जाने से रोक लेती है। ये होती है कठोर मौद्रिक नीति का ये कह सकते हैं पॉइंट होता है या पक्ष होता है। और आगे हमने लिखा कि इसके अंतर्गत आरबीआई मौद्रिक नीति समिति, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन 2016 में आई थी और इसमें 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर। कई बार पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि एमपीसी में कितने मेंबर होते हैं, तो तीन तो आरबीआई के होते हैं और 3 ही गवर्नमेंट के, हम ये कह सकते हैं, या जी गवर्नमेंट एंड सरकार के होते हैं। तो मौद्रिक नीति कहते हैं इसके अंतर्गत आरबीआई मौद्रिक नीति एमपीसी के प्रावधानों को लागू करती है, मतलब यही पक्ष अपनाती है। कौन कौन से, ये सीआरआर को बढ़ा दिया या फिर ये दबाव बना दिया कि आप पैसे नहीं दे सकती हो उस दिन के लिए, या ऐसे प्रावधानों को लागू कर मुद्रास्फीति में कमी लाती, पैसे मार्केट में जाने से रोक दिए, जिससे क्या क्रय शक्ति में वृद्धि। और विशेषतः कृषि उद्योगों को ऋण, क्योंकि देखो कृषि में लोन बहुत कम देती है बैंकें, उनको पता है डूब जाएगा कृषि में अगर मानसून सही नहीं आया, फसलें जल गई, पाला पड़ गया या कुछ भी कह सकते हैं, सर्दियों में फसलें नष्ट हो गई, ओलावृष्टि हो गई, तो पैसे आएंगे नहीं, इसलिए बैंकें क्या कृषि में लोन कम देती हैं। फिर बैंक कहती है, आरबीआई कहती है कि आपको कृषि में लोन ज़्यादा देना है, तो कृषि में लोन बैंक ऑलरेडी कम देगी, तो जो पैसे होंगे उनके पास, एक तो मान लीजिए उद्योगपति को 50 करोड़ रुपये दे रही है और एग्रीकल्चर में 50 लाख ही देगी, तो इतना पैसा वो स्टोर रहेगा बैंकों का अपने पास रह जाएगा। फिर उत्पादन में वृद्धि होगी और महंगाई में नियंत्रण आएगा, ये भी हम कह सकते हैं एक तरीके से। तो इस प्रकार हमने ये सारे पॉइंट इसमें ऐड करने की कोशिश की। अब आप बताओ कठोर मौद्रिक नीति अपना के जो है कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के और पक्ष हो सकते हैं, या तो आप भी अपने जो वैल्यूबल सजेशंस हैं वो दे सकते हैं, हमें भी कुछ और सीखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये बड़ा क्वेश्चन है 10 नंबर का 100 शब्दों के लिए, कि पूंजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व समृद्धि तक दिशा निर्देशन किया है, और परंतु फिर भी वो अक्सर अदूरदर्शिता को प्रोत्साहित करता है तथा धनवानों और निर्धनों के बीच विस्तृत असमानताओं को बढ़ावा देता है। इसके प्रकाश में भारत में समावेशी समृद्धि को लाने के लिए क्या पूंजीवाद में विश्वास करना और उसको अपना लेना चाहिए, चर्चा कीजिए। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि क्या भारत को जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए आपके, या मतलब इसका हम कहते हैं समालोचना को कहते हैं ना, वर्णन करना एक तरीके से, आलोचना भी करनी, समीक्षा भी करनी, और ये बताना है क्या भारत अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाता है तो भारत के लिए फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है। ये मतलब क्या है कि कई बार जैसे मेरे साथ मैंने टेस्ट सीरीज से कहीं से क्वेश्चन उठाया, तो ये टेस्ट सीरीज वालों ने यूपीएससी से एक क्वेश्चन उठाया होगा, और इसमें कुल मिला यही लिखा है कि पूंजीवाद ये उसने ये किया, भूतपूर्व समय तक साथ दिया है, ये किया है, और कुल मिला के ये कह रहे हैं कि ये कि अमीरों के बीच में जो खाई है गरीब अमीरी की, उसको कम करेगा पूंजीवाद। तो ये देख लो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से उठाया हुआ क्वेश्चन लग रहा है ऐसे, जो उसकी जो इकोनॉमिक सिनेरियो है मतलब अमेरिका के, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, लेकिन भारत पर ये लागू होता है कि नहीं होता, हमसे ये पूछा जा रहा है, तो हमें ये बताना है। तो हमने यहाँ से शुरुआत इस प्रकार की है कि पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद का समर्थन करती हैं, बल्कि भारत जैसे देश में ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि भारत की संघीय ढांचे के अनुसार केवल पूंजीवाद अपनाना उचित नहीं है। अनेक नकारात्मक प्रभावों के पड़ते हुए पूंजीवाद भारतीय अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। देखिए यहाँ पूंजीवाद की शायद डेफिनेशन हमें लिखनी चाहिए थी कि मतलब यानी पूंजी जो वाद होता है उसमें जो पूंजी पे नियंत्रण, यानी कि मार्केट में अर्थव्यवस्था पर जो नियंत्रण होता है वो निजी क्षेत्र का होता है, ज़्यादा सरकार की हिस्सेदारी उसमें कम होती है। जैसे अमेरिका का है तो वहाँ निजी क्षेत्र बहुत सारे काम करता है और वही जो मार्केट में प्राइस वगैरह सब डिसाइड करता है अपने हिसाब से, और सरकार की हिस्सेदारी नहीं रहती है उसमें, तो वो हो गया पूंजी क्षेत्र। दूसरा होता है मतलब साम्यवादी जो चीन में मॉडल है, एक होता है समाजवादी जो भारत मतलब मैंने कि उसमें समाज के हिस्से को इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि कोई उद्योगपति अपनी मतलब मार्केट की प्राइस इतनी बढ़ा ले कि वो अपनी मनमर्जी शुरू कर दे कि भाई मैं तो 100 रुपये में ये चीज़ बेचूंगा, किसी को खरीदनी है तो खरीदो, सही नहीं खरीदो। तो उसमें सरकार कहती है ऐसा नहीं है, आप इस चीज़ की कीमत इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसमें सरकार की थोड़ी थोड़ी क्या होती है, एक तरीके से भागीदारी होती है, वो जनता पर होने वाले अन्याय को रोक सके। तो ये होगी एक तरीके से हमारा समाजवादी मॉडल। तो भारत ने समाजवादी और जो ये हम कह सकते हैं
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रित मॉडल है। यहाँ सरकार की भी हिस्सेदारी और निजी क्षेत्र को भी सरकार कह रही है हाँ आप उत्पादन करो, सब कुछ करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी जो प्राइस है या जो रेट है आसमान छू रही हो, ऐसा नहीं है। तो सरकार क्या है कि इस पर नियंत्रण रखती है। अब तो हमने यहाँ पे ये बता दिया पूंजीवाद के बारे में बात इसलिए नहीं अपना सकता कि संघीय ढांचे में ऐसा है नहीं, क्योंकि भारत के संघीय ढांचे में विविधताओं से भरा देश है, तो यहाँ पे सबको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम अपना नहीं सकते। लेकिन नीचे हमने ये लिखा अगर भारत अपनाता है तो भी फायदा हो सकता है और क्योंकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। फिर हमने देखा कि भारत विश्व के कुछ उन राष्ट्रों में है जो अपनी विविधता और बहुलता के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बंधा हुआ है, क्योंकि भारत ने मध्यम मार्ग पर चलते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, क्योंकि हमने पहले बता दिया था, जिक्र किया था मिश्रित अर्थव्यवस्था को, तो उसको अपना रखा है। और भारतीय संविधान के दर्शन भारत को पूंजीवाद व साम्यवाद के मिश्रित स्वरूप को अपनाने की ओर जो बाध्य करते हैं। बाध्य करने का मतलब ये है हुआ एक तरीके से कि अगर अपनी हाथों में पूर्णतः चला गया तो फिर जो गरीबों के साथ या लोगों के साथ अन्याय होगा, उनको चीज़ें जो हैं उद्योगपति अपने हिसाब से या जो, क्योंकि बिजनेस होता है वो हमेशा प्रॉफिट पे बेस पे काम करेगा, या निजी क्षेत्र है तो वो लाभ के सिद्धांत पे काम करता है, वो ये नहीं देखता है कि जनता को पैसे कहाँ से आएंगे, वो कैसे खरीदेंगे, वो नहीं देखते। लेकिन तो इस प्रकार लिखा कि जो मिश्रित स्वरूप है वो अपनाने के लिए बाध्य किए भारत के जो संविधानी है, संविधान के दर्शन है उन्होंने, क्योंकि भारत अभी भी एक विकासशील देश है, क्योंकि भारत अभी भी क्या है, एक विकासशील है, और उसी संसाधनों की कमी, अभी भी हमारे पास संसाधन भी कम है, दूसरे संसाधनों का उचित दोहन है आवंटन नहीं हो रहा, मतलब यानी संसाधनों का उचित दोहन, जैसे कह रहे हैं हम झारखंड में ज़्यादा खनन हो रहा है या वहाँ से जो चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन उसको उनको वापस नहीं मिल रहा। तभी देखते हैं आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा वहाँ पे हैं, और ये जो आंदोलन कर लेते हैं हमारे नक्सलवादी वगैरह, क्योंकि वो मान रहे हैं कि उनकी हक छीन लिया गया है, उसके जंगलों पर अधिकार कर लिया गया है, और वहाँ ऐसे ही हमारे जो है कोयला हो या फिर ये यूरेनियम हो, ऐसे जो धातुएं निकलती है महंगी, लोहा ये कह सकते हैं, ये बाकी वाली जो भी हमारी उपयोगी जो धातुएं हैं वो महंगी धातुएं हैं वो निकलती है, अमूल्य जो खनिज है वो निकलते हैं, और उसके बदले में वो उनको शायद उतना नहीं मिल पाता है। ये भी कहीं न कहीं मतलब यानी कि एक तरीके से संसाधन को उचित दोहन तो हो रहा है लेकिन आवंटन भी नहीं हो रहा है। उचित तो दोहन तो हो गया, मतलब वहाँ से निकल रहा है, लेकिन उसको उतना आवंटन वापस नहीं हो रहा है, उतना विकास हो नहीं पा रहा है, उनको उतना धन नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी कहीं न कहीं एक तरीके से कारण है इसका कि भारत हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं अपना सकता। दूसरा है अशिक्षा, वित्तीय साक्षरता में कमी, लोग जागरूक भी नहीं है इसके बारे में, घरेलू बाजार में विश्वास और परंपरागत विचारधारा पर आधारित होने के कारण पूंजीवाद नहीं अपना सकता, क्योंकि भारत में कुटीर उद्योग हैं, छोटे बहुत जो घरेलू हमारे कह सकते हैं ना निर्माता हैं, तो उसकी वजह से हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपना सकते। मतलब उनको ये है कि एक लिमिट तक उनको मतलब यानी कि राइट होना चाहिए कि वो उत्पादन करें, और जो उसकी प्राइस है वो अपने हिसाब से नहीं रखें, जनता के मतलब यानी कि ऐसी रखें कि जिसे हम कह सकते हैं कि एक किफ़ायती जो रेट होती है उसमें हर कोई सामान खरीद सके, हर जगह सामान मिल सके। तो इसलिए सरकार है जो समाजवादी मॉडल और जो हमारा पूंजीवादी मॉडल उसको मिश्रित रूप में रखती है। ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी कर दिया तो सरकार है तो कुछ में उसमें हिस्सेदारी कर नहीं पाएगी और जनता पे बहुत क्या आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा एक तरीके से। आगे हमने लिखा कि भारत पूंजीवाद का समर्थन करता है तो वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था में गति मिलती। देखो इस क्वेश्चन में हमें समास कहते हैं ना, एक तरह समीक्षा करते हुए आलोचना भी करनी है, पक्ष और विपक्ष दोनों भी बताने। तो हमने यहाँ लिख दिया, पहले बता दिया भारत इसलिए नहीं अपना सकता। दूसरी बात हमने ये लिखी अगर भारत अपनाना है तो वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। भारत निजी क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत कर सकता है, निजी क्षेत्र को बहुत फायदा होगा इससे, और निजी क्षेत्र में अपना सकता है, और जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ निर्यात में वृद्धि होगी, बहुत सारा उत्पादन होगा। निजी क्षेत्र हैं जो वो कहते हैं ना हाथ खोल के उत्पादन करेंगे, फिर वो तो कोई डर उसको मतलब है नहीं, क्योंकि इनकम खूब मतलब यानी कि उनको उनकी जो लागत है प्राइस है प्रॉफिट है वो मिलता रहेगा। दूसरी बात है निर्यात में वृद्धि होगी, ज़्यादा उत्पादन होगा तो हमारे यहाँ पूरी खपत होने के बाद क्या करेंगे, ज़्यादा बच जाएगा तो उसको बाहर भेजेंगे इंडिया से बाहर, तो सरकार को इनकम होगी। रोज़गार में स्थायित्व आदि परिणाम देखने को मिलेंगे। रोजगार में स्थायी जो आएगा, आज 4 दिन रोजगार है, फिर रोजगार चला जाए तो लोगों को ज़्यादा उत्पन्न होगा। कंटिन्यू फैक्ट्री जो कारखाने चलते रहेंगे तो लोगों को रोजगार मिलते रहेंगे, तो वो भी एक तरीके से हो गया। और दूसरे हैं इसके परिणाम इस प्रकार देखने को मिलेंगे। और फिर हमने लिखा कि विश्व शक्तियों की भारत के प्रति परिवर्तनशील दृष्टिकोण, विदेशी व्यापार में विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व व नेतृत्व कायम रहेगा। कहीं न कहीं भारत के प्रति लोगों का ये भी एक रवैया होगा कि हाँ भारत को जगह दी जाए, इंटरनेशनल जो मतलब संगठन है, विदेशी व्यापार है, या जो इंटरनेशनल हम कह सकते हैं एक तरीके से वैश्विक मंच है, उस पर भी लगेगा कि हाँ भारत अब बढ़ रहा है। जैसे अब चीन अमेरिका जैसे बढ़ रहे हैं तो उसको चीन एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रोडक्शन पे
कुछ ज़्यादा जोर दे रहा है, हर चाइनीज़ आइटम हर जगह मिल जा रहा है। तो ऐसे इंडिया भी होगा, मंदी से आने के बाद भारत की जो है सामान हर जगह पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कहीं भारत को भी इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, पहचान मिलेगी, ये हम कह सकते हैं। या मतलब हमने अब जो है वो पक्ष दिखाएं कि भाई ये भी हो सकता है। और फिर हमने लिखा कि विदेशी निवेश व विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होगी। विदेशी निवेश होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होगी। फिर अंत में हम क्वेश्चन को जो है इस अप्रोच के साथ ख़त्म किया कि अतः भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में, ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ ख़त्म करिए, कोमा की हमने कि मतलब रहती है। दूसरी बात, वित्तीय साक्षरता में कमी, संघीय ढांचा भारत को पूंजीवाद की अपेक्षा मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर धकेलता है। तो हमने मतलब संविधान का या पूंजीवाद का वो संघीय ढांचा उसका भी यहाँ उल्लेख किया है। ये कारण है इसलिए भारत ने पूंजी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है और इस पूंजीवाद की ओर झुक नहीं सकता। तो अब आप बताइए इसमें और क्या क्या ऐड किया जा सकता है, जिससे हमें भी पता चला कि ये अगर पॉइंट इसमें ऐड किए जाते तो ये थोड़ा और मतलब यानी कि अट्रैक्टिव होता या और ज़्यादा स्कोरिंग बन जाता हमारा क्वेश्चन। और हमने यही जो हमारी तरफ से इसमें पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं वो ऐड करने की कोशिश की है। दूसरी बात है कि हमने देखो यहाँ भले ये मेंस के आंसर राइटिंग का क्वेश्चन हो, लेकिन हमने प्रीलिम्स के हिसाब से भी कुछ चीज़ें याद कर ली। साथ ही इंटरव्यू में अगर पूछा जाए पूंजीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में क्या होती है, साम्यवाद या समाजवाद अर्थव्यवस्था के जो मॉडल होते हैं उनके बारे में, तो भी कहीं ना कहीं हमें जानकारी मिली। और साथ ही क्वेश्चन को लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे भी पता चल जाता है कि हम क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या है, क्या मांग रहा है क्वेश्चन और हमें क्या लिखना चाहिए। तो उम्मीद की हमने बहुत कुछ इसमें ऐड करने की, और फिर भी आपको लगता हो कि इसमें ये पॉइंट हैं जो आपने इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे आपके आंसर को और हैं जो क्वालिटी में सुधार हो सकता है, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पे कर देना। आपका स्वागत है और बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा, और अगर हमारा वीडियो या प्रयास पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।